हेलो फ्रेंड्स, टीम समर सीटेट क्लासेस में एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस के क्लास फर्स्ट फूड के दूसरे पार्ट की ओर बढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पार्ट 1 किया था, जिसमें हम लोगों ने भोजन के आधे हिस्से को, आधे पार्ट को हम लोगों ने स्टडी कर लिया था और बाकी बचा हुआ आधा पार्ट आज हम लोग इसे क्लियर कर लेते हैं। तो देखते हैं आज के क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है, उसकी ओर चलते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को रूटीन अभी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। हमारा रूटीन आप देख लें और मंडे टू सैटरडे क्लासेस आते हैं। बिल्कुल नई शुरुआत हम लोगों ने की है और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप क्लासेस का बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा ले सको। तो आगे देखेंगे, हम लोगों ने भोजन के इस पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। भोजन के कितने पोषक तत्व होते हैं, बृहत पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, इन सब के ऊपर हम लोगों ने क्लास कर लिया था। और यदि आपने क्लास नहीं देखा है तो आप इस क्लास को देखने से पहले ही उसे देख लें, ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ सके, क्योंकि आधा पार्ट हम लोगों ने ख़त्म किया था। और आज हम लोगों का यहाँ से क्लास चलेगा विटामिनों के स्रोत, कार्य एवं कमी के प्रभाव। पिछले क्लास में हम लोगों ने विटामिन तक पढ़ा था। विटामिनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, समझेंगे, और विटामिन हमारे लिए क्यों ज़रूरी होते हैं, इनका क्या कार्य होता है, इनकी कमी से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और कौन कौन से इनके स्रोत होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिटेल से स्टडी करते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले विटामिनों के स्रोत, कार्य एवं कमी के प्रभाव। इसमें जो पहली कैटेगरी है वसा में घुलनशील विटामिन की कैटेगरी है। हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा की थी कि विटामिनों के दो प्रकार हैं, एक वसा में घुलनशील, दूसरा जल में घुलनशील। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है और इनके क्या स्रोत हैं, इनका क्या कार्य है और इनकी कमी से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो सबसे पहले विटामिन ए, और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे, रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का स्रोत अगर पूछा जाए तो इसका स्रोत मुख्य रूप से गाजर, हरी साग सब्जियां, है ना, दूध, मक्खन, अंडा, पका हुआ पपीता, अंकुरित अनाजें इत्यादि हैं विटामिन ए के मुख्य स्रोत। विटामिन ए का कार्य क्या है? तो विटामिन ए का कार्य, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी आँखों के लिए विटामिन ए काफ़ी फ़ायदेमंद है। यदि विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रतौंधी नाम की बीमारी होती है, जिससे हमें रात में देखने में परेशानी होती है या दृष्टि में कमी आ जाती है। रक्त अंधता की समस्या भी विटामिन ए की कमी के कारण हो जाता है। तो इसका कार्य देखेंगे कि दृष्टि रंगाओं का संश्लेषण, एपिथेलियमी स्तरों में वृद्धि एवं विकास इसका कार्य है, और इसकी कमी से रतौंधी, कुंठित वृद्धि, जीरोफ्थैलेमिया हो जाता है। कुंठित वृद्धि का मतलब शरीर की जो वृद्धि होनी चाहिए, संपूर्ण वृद्धि होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती है। उसके बाद अगला विटामिन है विटामिन डी। विटामिन डी भी वसा में घुलनशील है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि ये वसा में घुलनशील विटामिन हैं। विटामिन डी का केमिकल नाम जो है कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल। और इसके जो मुख्य स्रोत हैं, तो सबसे अच्छा स्रोत इसका है धूप। सूर्य के धूप में यदि प्रतिदिन आधे घंटे हम बैठें तो हमारे शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। खाद्य पदार्थों में मछली का तेल, यकृत, अंडे, मक्खन इत्यादि आते हैं। विटामिन डी का कार्य क्या है? तो इसके कार्य में देखेंगे कि कैल्शियम व फास्फोरस का उपापचय करता है, हड्डियों और दांतों में वृद्धि करता है। इसका मुख्य काम जो है वो है हड्डियों को मजबूत बनाए रखना, विटामिन डी का काम। और इसकी कमी से जो बीमारी होती है उस बीमारी का नाम है रिकेट्स, सूखा रोग जिसे कहते हैं। और इस बीमारी में इंसान की हड्डियां जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती हैं, क्षणभंगुर हो जाती हैं, थोड़ी सी चोट से ही टूट जाती है। तो इस बीमारी को क्या कहते हैं? रिकेट्स। याद रखेंगे कि विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। अब आगे देखेंगे विटामिन ई, और विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। और इसके जो मुख्य स्रोत हैं वो है तेल, बादाम, गेहूँ, अंडे की जर्दी जिसे योक कहते हैं, सोयाबीन इत्यादि। विटामिन ई का काम है कोशिका झिल्ली की सुरक्षा, जननिक एपिथेलियमी की वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता बनाए रखना, जिससे जनन क्षमता प्रभावित होती है। और विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है, इनफर्टिलिटी की समस्या आ जाती है।
जननांग तथा पेशियां भी कमज़ोर पड़ जाते हैं विटामिन ई की कमी से। अब अगला विटामिन है विटामिन के। यह भी वसा में घुलनशील विटामिन है और इसका रासायनिक नाम देखें नेफ्थोक्विनोन, ये इसका रासायनिक नाम है। इसके जो मुख्य स्रोत हैं वो हैं हरी पत्तियाँ, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, आंत के बैक्टीरिया इत्यादि। और इसका जो मुख्य कार्य है यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण करता है ये। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, अर्थात यदि कहीं पे शरीर पे कट हो जाए तो वहाँ से रक्त का स्राव लगातार बना रहता है। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना जमना। अब इसके बाद अगली जो कैटेगरी है जल में घुलनशील विटामिन। कुछ ऐसे विटामिन्स हैं जो जल में घुलनशील हैं। विटामिन बी और सी मुख्य रूप से ये जल में घुलनशील विटामिन हैं। तो इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। और बी के कई प्रकार हैं, इन सारे प्रकारों के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो विटामिन B1 सबसे पहला देखेंगे। एक विटामिन B1, इसका रासायनिक नाम थायमीन है। क्या है? थायमीन। इसका जो मुख्य स्रोत हैं वे हैं अनाज, फलियाँ, सोयाबीन, दूध, अंडे एवं मांस, ये इसके मुख्य स्रोत हैं। इसका कार्य है कार्बोहाइड्रेट एवं अमीनो अम्ल उपापचय के लिए आवश्यक एंजाइमों का सह एंजाइम ये होता है और कार्बोहाइड्रेट एवं अमीनो अम्ल के उपापचय में यह सहायता करता है। इसकी कमी का प्रभाव बेरी विटामिन बी की कमी से, विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। अब अगला देखेंगे कि विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन और इसके जो मुख्य स्रोत हैं तो उसे आप देख लेंगे पनीर, अंडे, यीस्ट, हरी पत्तियाँ, मांस एवं यकृत। इसका कार्य है उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइमों FAD तथा FMN का घटक होता है ये, और इसके कमी से किलोसिस नामक बीमारी होती है। अब आगे देखेंगे विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम निकोटिनिक अम्ल है और इसका जो मुख्य स्रोत है वो है यीस्ट, मांस, यकृत, मछली, अंडे, दूध, मटर, मेवा एवं फलियाँ। इसका मुख्य कार्य है उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइमों NAD तथा NADP का घटक ये होता है। इसकी कमी से मानसिक एवं त्वचा विकार, जिसे पिलाग्रा कहते हैं, वो बीमारी हो जाती है। अगला है विटामिन B6 पायरोडक्सिन, इसका रासायनिक नाम है दूध, यीस्ट, अनाज, मांस, यकृत एवं मछली इसके मुख्य स्रोत हैं और इसका कार्य जो है प्रोटीन उपापचय में आवश्यक एंजाइमों का ये सह एंजाइम होता है। और इसकी कमी से रुधिर में क्षीणता आ जाती है, अर्थात ब्लड में कमी आ जाती है, चर्म रोग हो जाता है एवं पेशी ऐंठन, मांसपेशियों में ऐंठन होता है, दर्द रहता है। अगला है विटामिन B5 पेंटोथोनिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम है और इसके मुख्य स्रोत की बात करें तो अंडे, यकृत, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली एवं गन्ना इसके मुख्य स्रोत हैं। उपापचय के सह एंजाइम A का घटक ये होता है और इसकी कमी से चर्म रोग हो जाती है, वृद्धि में कमी आ जाती है, शारीरिक वृद्धि में कमी आ जाती है, बालों का सफ़ेद पड़ना एवं जनन क्षमता में कमी विटामिन B5 की कमी के कारण होता है। अब अगला देखेंगे विटामिन B7, जिसका रासायनिक नाम बायोटीन है और इसके मुख्य स्रोत हैं मांस, गेहूं, अंडे, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी, फल एवं यीस्ट। ये विटामिन B7 के मुख्य स्रोत हैं। इसका कार्य है वसीय एवं अमीनो अम्ल सहित कई अन्य पदार्थों की संश्लेषण अभिक्रियाओं का ये एंजाइम होता है। इसकी कमी से चर्म रोग एवं बालों का झड़ना होता है। यदि किसी व्यक्ति के बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं तो बहुत संभावना है कि उसके शरीर में विटामिन 7 की कमी है। तो विटामिन 7 की आपूर्ति के लिए ये जो स्रोत हैं, इन स्रोतों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। विटामिन B9, जिसका रासायनिक नाम फोलिक एसिड है और फोलिक एसिड आप लोगों को पता होगा, यह सीधे सीधे हमारे रेड ब्लड सेल्स से, हीमोग्लोबिन से संबंधित है। यदि इसकी कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन में कमी हो जाती है। इसके मुख्य स्रोत हैं हरी पत्तियाँ, सोयाबीन, गुर्दे, दूध, यीस्ट, अनाज, मांस, यकृत, फलियाँ, आंत के जीवाणु भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विटामिन B9 का कार्य है वृद्धि रुधिराणुओं का मतलब रक्त के जो अणु हैं उनका निर्माण एवं DNA का संश्लेषण करना। इसकी कमी से मेगा
लो ब्लास्टिक एनीमिया एवं कुंठित वृद्धि हो जाती है। यानी कि इसमें जो है वो एनीमिया हो जाती है, शरीर में रक्त की कमी हो जाती है और वृद्धि वो रुक जाती है। अगला है विटामिन B12, जिसको शाइनोकोबाल एमीन रासायनिक नाम इसका है, और इसके मुख्य स्रोत में अंडे, यकृत, मांस, दूध एवं आंत के जीवाणु आते हैं। तो आप देखोगे कि विटामिन बी के जो कैटेगरी में जो स्रोत हैं वे लगभग एक जैसे हैं। तो इन स्रोतों को यदि अपने डाइट में प्रचुर मात्रा में शामिल किया जाए तो हमारे शरीर में विटामिन बी के जितने भी पार्ट्स हैं वो सब बने रहेंगे और हमें इन बीमारियों से जूझना नहीं पड़ेगा। तो इसकी विटामिन B12 का काम है वृद्धि रुधिराणुओं का निर्माण एवं न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण, और इसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया हो जाती है। अर्थात एनीमिया जो रक्त की कमी हमारे शरीर में होती है तो उसके पीछे विटामिन B12 की कमी भी होती है एवं तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ भी इससे होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं, विटामिन सी के बारे में समझते हैं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। विटामिन सी की गोलियों के पत्तों पर आप लोगों ने देखा होगा एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड लिखा हुआ। इसके जो मुख्य स्रोत हैं नींबू प्रजाति के जितने भी फल हैं, नींबू, संतरा, मौसमी इत्यादि। इसके अलावे आंवला, टमाटर, कच्चे आम, कच्ची मिर्च, अमरूद इत्यादि इसके मुख्य स्रोत हैं। इसका कार्य क्या है? तो कार्य के रूप में देखेंगे कि अंतरकोशिकीय सीमेंट, कोलेजन तंतुओं, हड्डियों के मैट्रिक्स एवं दांतों के डेंटिन का निर्माण ये करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण विटामिन होता है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग में मसूड़ों का फूलना एवं खून का निकलना इसके मुख्य लक्षण हैं। तो ये विटामिन के कमी के कारण जो भी बीमारियां हो रही थी, जो भी बीमारियां होती हैं उनके बारे में हम लोगों ने समझा, इसके मुख्य स्रोत के बारे में समझा और इनके मुख्य कार्यों के बारे में समझा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे खनिज की ओर। खनिज लवण। तो फ्रेंड्स, खनिज क्या होते हैं? खनिज के बारे में आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना। खनिज से बहुत सारे धातुओं को, बहुत सारे पदार्थों को निकाला जाता है। तो हमारे शरीर में भी खनिज लवण पाए जाते हैं और इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे शरीर के निर्माण में, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर में, और साथ ही साथ हमारे शारीरिक विकास में इसका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। धातु, अधातु एवं उनके लवण खनिज लवण कहलाते हैं और खनिज लवण से हमारे शरीर का लगभग 4% भाग जो है वो खनिज लवण से बनता है। खनिज लवण को भी हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं, एक बृहद पोषक और दूसरा सूक्ष्म पोषक। बृहद पोषक में देखेंगे कि बृहद पोषक का हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में उपयोग करना होता है। इन तत्वों की शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है और ये जो बृहद पोषक तत्व हैं इनका नाम आप ध्यान में रखेंगे। ये हैं कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम। ये बृहद पोषक खनिज हैं, आप इसे ध्यान में रखेंगे। और शॉर्ट में याद रखने के लिए आप परमाणु संख्या पे जा सकते हैं। परमाणु संख्या 11 से 20 की श्रेणी में जो मुख्य तत्व हैं वही बृहद पोषक तत्व हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये मुख्य बृहद पोषक तत्व हैं जिनकी हमारे शरीर की को बहुत आवश्यकता होती है। इसके बाद है सूक्ष्म पोषक तत्व, और सूक्ष्म पोषक तत्व में वैसे तत्व आते हैं जिनकी हमारे शरीर को अल्प मात्रा में ज़रूरत होती है लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे आयोडीन, लोहा, कोबाल्ट, फ्लोरीन, मोलिब्डेनम और सेलेनियम। ये सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं कि कुछ प्रमुख खनिज लवणों के बारे में जानते हैं और इनके स्रोत, कार्य, कमी के प्रभाव इत्यादि चीज़ों की चर्चा हम लोग करते हैं। तो पहला खनिज लवण है लोहा। पहला खनिज लोहा है और लोहा हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया। ठीक है, आयरन से हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और ख़ास करके महिलाएं इससे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। महिलाओं के शरीर में रक्त की कमी ज़्यादा देखी जाती है और उसका प्रमुख कारण है कि उनके शरीर में आयरन की कमी का होना। और इसीलिए विद्यालय स्तर पे बच्चों को
साप्ताहिक रूप में विटामिन्स के साथ साथ आयरन की गोलियां दी जाती हैं। और यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे कि लोहा यानी कि आयरन का प्रमुख स्रोत क्या है, कौन कौन से वे खाद्य पदार्थ हैं जिनसे हमें आयरन की कमी पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि पालक, तिल, गुड़, जो शुद्ध गुड़ होते हैं, देसी गुड़ होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता है, जो गन्ने के रस को सुखा करके बनाए जाते हैं। चना, यकृत, गुर्दे यानी कि जो मांस के जो पार्ट हैं, सेब, केला, चोकरयुक्त रोटी, जिस रोटी में चोकर मिला हो, यानी कि बिना चाले हुए यदि हम आटा को गूंथ करके रोटी बनाते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा मात्रा में आयरन मिलता है। तो आप लोग ध्यान रखें कि आटे की रोटी बनाते समय आटे को चालना नहीं है, बिना चाले हुए बना लेना है, उससे हमें ज़्यादा आयरन मिलेगा। अब दैनिक मात्रा देखते हैं। बालकों को 25 मिलीग्राम और बालिकाओं को 35 मिलीग्राम आयरन की ज़रूरत प्रतिदिन होती है। अब यहाँ देखेंगे कि बालकों की अपेक्षा बालिकाओं के शरीर में ज़्यादा आयरन की मात्रा चाहिए, क्योंकि महिलाओं को माहवारी से गुजरना पड़ता है और उनके शरीर से बहुत ज़्यादा रक्त का स्राव होता है, इसलिए उन्हें ज़्यादा आयरन की आवश्यकता होती है। इसका कार्य क्या है? तो कार्य है हीमोग्लोबिन प्रोटीन का निर्माण करने में सहायक होना। तो हीमोग्लोबिन से सीधे सीधे आयरन जुड़ा हुआ है और इसकी कमी से एनीमिया होती है, जिसे रक्ताल्पता हिंदी में कहते हैं। अगला हमारा प्रमुख खनिज है कैल्शियम। और कैल्शियम के बारे में हम सभी को मालूम है कि कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। ये सीधे सीधे हमारे हड्डियों से जुड़ा हुआ है और इसके मुख्य स्रोत को देखें तो दूध, पनीर, अंडा, जो भी दुग्ध उत्पाद हैं, दूध, पनीर, मक्खन, दही इत्यादि, साथ ही साथ अंडा, चना, मांस, मछली, साबुत अनाज। और साबुत अनाज को यदि अंकुरित करके खाया जाए तो ये ज़्यादा फायदेमंद होता है। दैनिक मात्रा 1.2 ग्राम प्रतिदिन चाहिए ये सभी को, चाहे वो बालक हों या बालिका हों। और इसका कार्य है अस्थि एवं दांतों के निर्माण में सहायक होना और इसकी कमी से टिटेनी एवं रिकेट्स नामक रोग होता है, जो हड्डियों से जुड़ा हुआ रोग है। अगला प्रमुख खनिज है सोडियम। और सोडियम साधारण नमक में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ साथ मछली, मांस, अंडों में ये पाया जाता है। दूध में भी सोडियम की मात्रा थोड़ी बहुत होती है। दैनिक मात्रा इसकी 2 से 5 ग्राम हमें लेनी है प्रतिदिन। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत ही कम लेना है। इसका कार्य है ग्लूकोज के अवशोषण, तंत्रिका तथा पेशियों के विद्युत रासायनिक आवेग संचालन में मदद करना और इसकी कमी से मानसिक तनाव एवं असामान्य पेशीय संकुचन होता है। अगला प्रमुख खनिज है पोटेशियम। और पोटेशियम लगभग सभी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है और दैनिक मात्रा इसकी 1 ग्राम हमें लेनी है प्रतिदिन। आयनों एवं जल के स्तर को नियंत्रण करना इसका काम होता है और इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग जैसे लकवा वगैरह हो सकता है। अब इसके बाद है आयोडीन। और आयोडीन का जो प्रमुख स्रोत है वो आयोडीन नमक से पूरा हो जाता है और साथ ही साथ समुद्री भोजन में बहुत ज़्यादा आयोडीन पाया जाता है। मछली में भी आयोडीन की थोड़ी बहुत मात्रा पाई जाती है। प्रतिदिन 20 मिलीग्राम अत्यंत ही कम मात्रा चाहिए। 20 मिलीग्राम, ग्राम का भी छोटा हिस्सा है मिलीग्राम। इसका काम है थायरॉक्सिन निर्माण में सहायक होना। थायरॉक्सिन शारीरिक, मानसिक एवं लैंगिक विकास को नियंत्रित करता है। थायराइड ग्रंथि, हमारे जो गले के पास की ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, वहीं पे आयोडीन पाया जाता है, मतलब उसी के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। और यदि आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायराइड जो ग्रंथि है वो बढ़ने लगता है और उसके बढ़ने से घेघा नामक बीमारी होती है, जिसे ग्वाइटर भी कहा जाता है। अब आगे है संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट। तो संतुलित आहार से हम समझते हैं कि वैसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व जितनी हमें आवश्यकता होती है वो उपलब्ध हो, तो उस आहार को क्या कहेंगे? संतुलित आहार कहेंगे। लेकिन हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश की अधिकतर जनसंख्या को संतुलित आहार नहीं मिल पाता है और वे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं और
हमारे देश की गरीबी में इसका बहुत बड़ा योगदान है। जब तक हम अपने सभी लोगों को, अपने देश के सभी लोगों को संतुलित आहार उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, तब तक हमारे देश की उन्नति संभव नहीं है, क्योंकि आहार मूलभूत आवश्यकता है। आहार के बिना कुछ भी संभव नहीं है। देख लेते हैं कि प्रतिदिन औसत कैलोरी की आवश्यकता आयु वर्ग के अनुसार कितनी होती है। तो 10 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए 2000 कैलोरी प्रतिदिन चाहिए, 12 से 14 वर्ष के लिए 2200 कैलोरी प्रतिदिन चाहिए, 14 से 16 वर्ष के लिए 2600 कैलोरी प्रतिदिन चाहिए, 16 से 18 के लिए 3000 कैलोरी प्रतिदिन चाहिए, वयस्कों के लिए 2500 से 4000 कैलोरी प्रतिदिन चाहिए। और इसमें शारीरिक श्रम भी मैटर करता है। यदि आप ज़्यादा शारीरिक श्रम करने वाले लोग हैं या आप जिम जाते हो तो आपको ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है। वहीं वृद्ध लोगों की बात करें तो उन्हें 2300 कैलोरी प्रतिदिन चाहिए होती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा संतुलित आहार पे। अब हम लोग समझेंगे खाद्य परिरक्षण को। खाद्य परिरक्षण क्या है? भोजन को सुरक्षित रखने का तरीका खाद्य परिरक्षण कहलाता है। हम लोग जानते हैं कि हमारा भोजन बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसी विधियां हैं जिससे भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित करके रखा जा सकता है। तो इसी में कुछ विधियों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, और इनसे सवाल पूछे जा सकते हैं सीटेट में, और एक एक करके समझ लेंगे कि खाद्य परिरक्षण की जो विधियाँ हैं। पहला है उच्च ताप उपचार। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ, जिन्हें काफ़ी हाई टेम्परेचर पे गर्म करके सुखा करके रख लिया जाता है, तो वे जो है लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। दूसरा है निम्न ताप उपचार। निम्न ताप उपचार में फ्रिज में रख करके, रेफ्रिजरेट करके या बर्फ़ में डाल करके खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जाता है, इससे ये लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। तीसरा है पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण विधि का खोज जो है किसने किया था? लुई पाश्चर ने किया था। किसने किया था? लुई पाश्चर ने किया था। आप याद रखेंगे, लुई और पाश्चुरीकरण से पाश्चर निकाल लें। लुई पाश्चर ने ही पाश्चुरीकरण विधि का खोज किया था। इस विधि से दूध को संरक्षित रखा जाता है। इस विधि में क्या किया जाता है कि 30 डिग्री सेल्सियस तक दूध को पहले गर्म किया जाता है। दूध को गर्म करने के बाद फिर इसे तुरंत रेफ्रिजरेट किया जाता है, इसे ठंडा कर लिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो गर्मी में जीवित रहने वाले जीवाणु हैं वे रेफ्रिजरेट होने के कारण, ठंड के कारण मर जाएंगे, और जो ठंड में रहने वाले जीवाणु हैं वे गर्म होने के कारण मर जाएंगे। तो इस प्रकार से दोनों ही विधि से इसको सुरक्षित रखा जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं? पाश्चुरीकरण कहते हैं। अगला है डब्बा बंदी। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिन्हें डब्बा में बंद करके लंबे समय तक के लिए सुरक्षित रखा जाता है। अगली विधि है निर्जलीकरण। तो निर्जलीकरण में क्या होता है कि निर्जलीकरण कहने का तात्पर्य, आप लोगों ने अनाज देखे हैं, तो अनाज को हम लोग जब खेत से लाते हैं तो उसे सुखाते हैं। सुखाने के पश्चात क्या होता है कि उसमें जो भी नमी की मात्रा होती है वह नमी खत्म हो जाती है, और नमी की मात्रा खत्म होने के कारण ही अनाज लंबे समय तक सुरक्षित रह पाते हैं, संरक्षित रह पाते हैं। कुछ ऐसे भी खाद्य पदार्थ हैं जैसे गोभी, उनको हम लोग सुखा करके रख लेते हैं। गर्मी के दिनों में उन्हें सुखा दिया जाता है, ठीक है, और इसका जब सीज़न नहीं होता है तो इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। इसके बाद है नमक द्वारा परिरक्षण और चीनी द्वारा परिरक्षण। कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें नमक और चीनी में भी सुरक्षित रखा जा सकता है। इसका सीधा सीधा उदाहरण अचार और मुरब्बा है। अचार में बहुत ज़्यादा नमक डाल दिया जाता है जिससे अचार लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। यदि चीनी या नमक की मात्रा किसी खाद्य पदार्थ में 66% मिला दी जाए तो वह लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। आप लोगों ने नींबू के अचार देखे होंगे, बनाए भी होंगे, तो नींबू के अचार में बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक मिलाया जाता है जिससे कि वह नींबू खराब नहीं होता है और लंबे समय तक, साल 1.5 साल तक वो नींबू बिल्कुल ख़राब नहीं होता है और उसका इस्तेमाल हम लोग अपने खाने में करते हैं। उसी प्रकार से जो चीनी के द्वारा परिरक्षण होता है, मुरब्बा बनाया जाता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा चीनी की मात्रा होती है जिससे वह खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो ये कुछ खाद्य परिरक्षण के तरीके थे और आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब इसके बाद फिर से हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।